गुड मॉर्निंग, वो गुड इवनिंग भाई। आप लोगों के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। आज का टॉपिक बेसिकली स्टार्ट होता है, ठीक है। सो वी हैव गुड इवनिंग चालू हुआ है या मेरा पहला क्लास है? ओके, हेलो मुकेश, ये है मेरे कमेंट्स है ना? ठीक है, चलो बहुत सारे कमेंट्स है। हिमांशु, बादल, केशव, मुकेश, आदित्य, आनंद, सबको गुड इवनिंग भाई। ठीक है, एक और शाम, सुहानी शाम में आपका स्वागत है। चलो भाई, गुड इवनिंग भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स थोड़े से कम है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, मैंने आपको रोटेशनल मोशन अभी नहीं कराया है, सर्कुलर मोशन की टाइप्स बता रहा था। और मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी, हाँ ओके, गुड इवनिंग भाई। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। और आज हमने जो पिछले टाइम पे पढ़ा था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लीनियर जितनी भी बातें थी जिसको हम रेखी कहते हैं वो हमारी हो चुकी थी। अब हम आते हैं कुछ एंगुलर के टर्म्स पर। हमारी 11th क्लास में ये जो टॉपिक है जिसको हम लेकर आने वाले हैं, ये थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंगुलर के बारे में बात करेंगे कि कोणीय कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। कोणीय के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कोणीय की, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं अपने पहले पार्ट से, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। थोड़े से फॉर्मूले हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं इन चीजों को। विस्थापन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दो प्रकार का होता है। एक विस्थापन जो हम अभी तक पढ़ के आए थे जिसको हम लीनियर कहते हैं, लीनियर मतलब होता है रेखीय। और दूसरे टाइप का जो विस्थापन होता है उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं एंगुलर। एंगुलर को हिंदी में कहते हैं कोणीय। मतलब दो तरह के विस्थापन होते हैं। थोड़ा सा लोगों को ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि 11th क्लास में एक दो पार्ट हैं जैसे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके, क्योंकि इसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर कठिन नहीं है। आप यकीन माने आसान टॉपिक है अगर हम ढंग से इन चीज़ों को समझ पाते हैं तो। कुछ कंसेप्ट है छोटे छोटे जिन कंसेप्ट को हमें याद रखना है। अगर हमें कंसेप्ट याद है तो हम क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरा देखना, दो विस्थापन निकल कर आए, लीनियर और एंगुलर। मान लो कि कोई चीज गोल चक्कर लगा रही है। मैंने कहा मैं सेंटर में हूं और मैं इस बिंदु से चलना चालू करता हूं। तो मेरी एक बात समझना, अगर मैं इस बिंदु से चालू करता हूं जाना और मैं चलते चलते इस जगह पर आ जाता हूं, मैंने कहां पर आ गया? इस जगह पर आ गया। अगर मैं इस जगह पर आ गया तो मान लीजिए इस जगह पर पहुंच गया, तो ये ऐसी ही बात हो गई कि मेरे सामने कोई चीज चल रही है और मैं अपनी मुंडी घुमाकर इस तरफ से इस तरफ को लेकर जाता हूं। तो सोच के देखो, जितना मेरी मुंडी घूमी, जितने एंगल पे मेरी मुंडी घूमी उसको हम एंगुलर कोणीय विस्थापन कहेंगे। जितना मेरी मुंडी थीटा से घूमी और जितना वो सामने वाली साइकिल आगे निकल गई उसको हम कहेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, का मतलब होता है जो बाहर की तरफ जाएगी। मान लो कि बाहर की तरफ 5 मीटर चली तो ये क्या होगा? इसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर का मतलब होता है रेखीय विस्थापन। और जितना एंगल चेंज हुआ इस एंगल को हम नाम देंगे, थीटा को नाम देंगे एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन होगा एंगल के द्वारा, बस इतनी सी बात है। तो समझ के देखना, अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज थीटा बदली तो हम बोलेंगे भैया ये चीज बदली, एंगुलर बदला। और मैंने कहा कोई चीज सामने चली गई तो बाहर वाली चीज पर हम क्या नापते हैं? लीनियर नापते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर से देखो, अगर मेरे सामने से कोई साइकिल निकल कर जा रही है तो मैं साइकिल जितना दूरी तय किया, मान लो इस तरफ से साइकिल इस तरफ पहुंची, जितना दूरी तय किया, मान लो 5 मीटर दूरी तय किया, और मेरी मुंडी जो उसे देख रही थी जितना थीटा घूमी, उस थीटा को अगर आप किसी चीज को केंद्र से नापते हो कितना कोण पर घूमी तो उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। और जितना आप इस पर बोलते हो उसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी रेखीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या होगी? तो आप इसकी यूनिट जो बोलेंगे वो यूनिट यानी इकाई होगी इसकी रेडियन, क्योंकि रेडियन में नापते हैं। रेडियन की बात करें तो रेडियन में आपको इतना तो अंदाजा होगा कि पूरे, अगर मैं पूरा चक्कर लगाता अगर मैं पूरा चक्कर लगाता तो कितना होता? 360 डिग्री। और 360 को मैं क्या लिख पाता? 2 पाई। अगर मैं 180 डिग्री लिखता तो कितना लिख पाता? पाई।
है ना। और अगर मैं ऐसे ही 90 डिग्री लिखता तो मैं कितना लिखता, π/2। ये सब तो जाने होंगे, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियन कहकर चलते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। रेडियन का मतलब होता है इकाई है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास दो टर्म निकल कर आए, एक तो रेखीय और एक तो कोणीय। अब पहली बात यह निकल कर आती है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या संबंध है। अगर मुझे कभी एग्जाम में किसी पेपर में मुझसे बोल दिया कि भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना है और आर इतना है, इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूं क्योंकि ये रेडियस हम इसको डिनोट कर रहे हैं, रेडियस होता नहीं है पर मान लेते हैं। तो अगर ये आर है, त्रिज्या है, तो अगर मुझसे कोई पूछता कि बताइए ये वाली चीज दे रखी है तो ये कितनी होगी, तो इसके लिए रिलेशन होता है थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर। तो अगर आपको थीटा पता है तो आप एस बाय आर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको दो चीज पता होगी तो तीसरी आपको पता लग जाएगी। तो ये लीनियर और एंगुलर यानी रेखीय और कोणीय के बीच में संबंध है। तो लीनियर और कोणीय के बीच में संबंध है। अब समझना, थीटा बराबर एस बाय आर, थीटा बराबर एस मतलब जितना दूरी तय किया ये अपॉन आर, इसको रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी इकाई लिखूं तो इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई होगी नो यूनिट, सॉरी इसकी इकाई होगी रेडियन, और इसकी अगर मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी यूनिट होगी रेडियन। और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखने की कोशिश करूं तो डायमेंशन यानी विमा कितनी निकल कर आएगी, तो आप इसकी विमा निकालेंगे m0 l0 t0। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन निकालें यानी रेखीय और कोणीय के बीच में संबंध निकालना होगा तो थीटा बराबर एस बाय आर का प्रयोग करेंगे। वैसे इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन कम बनते हैं क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, परंतु क्वेश्चन कर सकते हैं ना। हेलो सनी, विकास, अनिल, सनी, योगेश, लखन, सबको गुड इवनिंग है ना। हेलो हेलो सनी। तो कुल मिला के मेरे पास जो पहला टर्म निकल कर आता है वो आपका निकल कर आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन, दो तरह के विस्थापन सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। पहला तो हुआ विस्थापन। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी मतलब होता है वी, वेग। चलो वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, लाइव है भाई, ठीक है। वेलोसिटी मतलब होता है वेग। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। खम्बा गणी भाई, वेलोसिटी यानी वेग, ये भी 2 तरह का होता है हमारे सर्कुलर में। कौन कौन सा, दोनों नाम आपने शायद सुने होंगे। अगर आपको कहीं टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो अपनी 11वीं 12वीं की किताबों को जल्दी रेफर करें। क्यों, क्योंकि 11वीं और 12वीं की किताबें ही आपका बेस बनाती हैं। बेस बनाती इसलिए, तो इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा, ठीक है ना। 2 बार को एटलीस्ट वीडियो देखें। लीनियर मतलब होता है रेखीय, और एक और होता है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर। एंगुलर यानी कोणीय। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग। लीनियर वेग को हम डिनोट करते हैं v से, आप जानते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। 2 चीजें। तो मैंने कहा 2 चीजें निकल कर आई। अब मेरी बात समझना, अगर कोई चीज गोल चक्कर लगा रही है, हमने कहा ठीक है जी गोल चक्कर लगा रही है, हम सेंटर पॉइंट से चलना चालू किए। पहले ही हमने बात की थी, हमने बोला कि कोई चीज, मान लीजिए ये R है और ये यहां से यहां तक चलती है, मैंने बोला ये S चलती है मान लीजिए, और हमने बोला इस तरीके से ये पहुंची और ये थीटा चेंज होता है। हमने बोला ठीक है जी, थीटा और S के बीच में रिलेशन निकाल लिया, थीटा और S के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब मुझसे कोई किसी ने पूछा कि बताइए थीटा का रिलेशन क्या होगा, तो हमने थोड़ी देर पहले थीटा का रिलेशन S बाय R बताया था। अब थीटा का रिलेशन हमने क्या बताया था, S बाय R। अब मेरी बात समझना, अगर मुझे इसकी दिशा बतानी हो कि इसकी दिशा क्या होगी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन की दिशा क्या होगी, तो अगर मुझे दिशा देखना है तो दिशा कैसे बताते हैं इसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसकी दिशा निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दिशा बताने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज ऐसे चल रही है तो अगर मुझे दिशा बतानी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन की दिशा क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को कर्व करेंगे, अपनी उंगलियों को मोड़ोगे और जहां अंगूठे की दिशा होगी वो दिशा होगी आपकी कोणीय विस्थापन की, और जिस तरफ फिंगर कर्ल करेंगे।
अगर कोई चीज ऐसे चल रही होती तो मैं बोलता किस साइड होती, तो आप क्या करेंगे, अब की बार अंगूठे को ऐसे लेकर जाओगे और ये अंदर जाएगा, और अब की बार ये अंदर जाएगा और ये ऐसे में कर्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ अब की बार कोणीय विस्थापन की दिशा क्या होगी, अंदर को, और इसमें क्या है, बाहर को। जब भी हमें निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसकी दिशा निकालने का किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैंने कहा ठीक है जी, इसी प्रकार से निकालेंगे। चलो दूसरी बात, ठीक है, तो हमने कहा लीनियर हम किस तरीके से नोट करते थे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता चलता हूं। दो प्रकार के थे, एक हम लिखते थे एवरेज, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को जरूर देखें। दो तरह के वेग लिखवाए थे लीनियर में, एवरेज, और एक लिखवाया था मैंने इंस्टेंटेनियस, हिंदी में कहते हैं क्षणिक। दो तरह के ही होते हैं, दो ही तरह के होते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था डी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, जिसका फॉर्मूला था S2 माइनस S1 अपन T2 माइनस T1, बड़ी वैल्यू को एवरेज कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला था ds बाय dt, छोटे के लिए ये वाला है। ये दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे, तो ये मेरे लीनियर में लिखवाए थे। ऐसे ही अगर मैं एंगुलर में आ जाऊंगा तो एंगुलर में भी दो ही तरह के होंगे, एक होगा लीनियर वेलोसिटी, एक होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी औसत कोणीय वेग, एवरेज यानी औसत कोणीय वेग। और औसत निकालूंगा तो अब की बार किससे नोट किया है, ओमेगा से। फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम होंगे, इसमें था ds बाय dt, एंगुलर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इस तरीके से निकल कर आएगा। अगर मैं इसी प्रकार से, अगर एक तो एवरेज हो गया, दूसरा क्या है इंस्टेंटेनियस, तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस होगा जिसको क्षणिक बोलते हैं। और क्षणिक की बात करें, किसी पल पर बात करें, तो इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो ओमेगा बराबर होगा, तो यहां पर डेल्टा थीटा है तो यहां क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी, इस प्रकार से होगा। तो और इसकी दिशा क्या होगी, तो देखो टाइम की तो कोई दिशा होती नहीं है, तो जो विस्थापन की दिशा होगी वही किसकी होगी, एंगुलर की होगी। तो ओमेगा की भी डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे, तो ओमेगा की भी दिशा निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम इसकी भी दिशा बताएंगे। तो ओमेगा के मेरे पास दो फॉर्मूले निकल कर आ गए, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाय डी टी और ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, दिशा जो ओमेगा की होगी वही किसकी होगी, थीटा की होगी। इस तरीके से मैं एंगुलर को भी दो भागों में विभाजित कर सकता हूं। जरा समझते जाना, अभी मैं ओमेगा पर आ रहा हूं। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी रेखीय और कोणीय के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन लिखूं कि क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी में रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच क्या संबंध होगा। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में क्या संबंध होगा, तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, मैं आपके डेरिवेशन पे तो नहीं आ रहा, परंतु अगर आपने इसका फॉर्मूला सुना है तो इसका फॉर्मूला होता है लीनियर के बीच में और इसके बीच में, तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। अगर इस फॉर्मूले को मैं फॉर्म में लिखूं कि क्या इसका वेक्टर फॉर्म होगा, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जरा आपने आर ओमेगा लिख तो रहे हैं, v बराबर आर ओमेगा सही है, परंतु ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सही होता है ओनली फॉर सर्कल्स। यानी ये फॉर्मूला अगर क्वेश्चन पूछा जाए थ्योरेटिकल कि एक बात बताइए क्या ये फॉर्मूला हमेशा सही है, तो आप बोलेंगे ये फॉर्मूला हमेशा सही नहीं होता, इट इज ओनली ट्रू फॉर सर्कल्स, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वृत्त के लिए सही है और किसी चीज के लिए फॉर्मूला सही नहीं बैठता, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे किसी ने बोला चलो ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। v बराबर दे दिया, v बराबर r इंटू ओमेगा। सेकेंड ऑप्शन दे दिया v बराबर r ओमेगा। थर्ड ऑप्शन दे दिया v बराबर r क्रॉस ओमेगा। ऐसे फॉर्मूले दे दिए। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला गलत है, ये नहीं लिखा जा सकता। ये फॉर्मूला सही हो सकता है अगर आप डायरेक्शन को लेना, दिशा को ना लें, और ये फॉर्मूला एकदम सही है। तो अगर मैं v बराबर आर ओमेगा का फॉर्मूला लिखूं तो सही फॉर्मूला ये होगा। तो समझ के रखिएगा,
तो v का फॉर्मूला बना r ओमेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 या 3, 2 या c, अच्छा 2 या 3 उस वाले में बता रहे हो, चलो ठीक है। v बराबर r ओमेगा, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर। अब मेरी बात समझना, ओमेगा बराबर v बाय आर, ओमेगा बराबर v बाय आर, ये कौन सी चीज है मैं आपको बताऊं। ओमेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर अपॉन आर भी लिखा जा सकता है। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं मैं आपको लिख देता हूं, या फिर ऐसे लिख देता हूं, ओमेगा परपेंडिकुलर बराबर v बाय आर। इसका मतलब समझाता हूं क्या होगा। इसका मतलब यह होगा कि अगर आपको कभी ओमेगा निकालना है तो आप v और r को परपेंडिकुलर लेंगे। v हमेशा r के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी अभिलंब पर होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी v और r एक दूसरे के अभिलंब पर होंगे, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। इसकी ब्यूटी समझिए, ओमेगा बराबर है, इस परपेंडिकुलर का निशान लगाया है, इसका मतलब v और r, यानी ये इसके परपेंडिकुलर होता है तभी ओमेगा सही है। v क्रॉस r का मतलब क्या होता है, v r की तरफ जाएगा, यानी v और r क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के अभिलंब पर होंगे, तभी आप ओमेगा लिख सकते हैं, अदरवाइज ओमेगा नहीं निकाला जा सकता, किसी भी कंसेप्ट में नहीं निकाला जा सकता। तो अगर आपको v और r निकालने हैं तो v और r क्या होंगे, v एंड r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तभी ये चीज फॉर्मूला लगाया जा सकता है। मतलब मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी राइट हैंड थंब रूल रिपीट करूं। राइट हैंड थंब रूल में क्या रिपीट करना है भाई, आदित्य? राइट हैंड थंब रूल आपने मैग्नेटिज्म में समझा होगा, जब हमारा जो अंगूठा होता है वो दिशा बताता है कोणीय विस्थापन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, फिंगर जहां कर्ल करती है वहां बॉडी मूव करती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो जहां आपकी बॉडी जा रही है उसके इस डायरेक्शन में होता है। ये तो बहुत आसान है। चलो, हमको ये बात समझ में आई कि v और r क्या होंगे, एक दूसरे के अभिलंब पर होंगे। v और r क्या होंगे, एक दूसरे के अभिलंब पर होंगे। v और r क्या होंगे, एक दूसरे के अभिलंब पर होंगे, तभी ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं होगा। चलो देखते हैं। हमने कहा एक पॉइंट ले लिया, हमने ले लिया, चलो क्वेश्चन ले लिया। मुझसे कहा गया कि एक वस्तु है और वो 10 मीटर पर सेकंड पर चल रही है। किस बिंदु पर, ए बिंदु पर, और ये ओ बिंदु है। यहां से इसकी दूरी दे रखी है 4 मीटर की। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन पूछा गया है कोणीय वेग बताइए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बताइए कि कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बेसिक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। सब प्लीज आप ही पढ़ाइए पूरी फिजिक्स, सर नहीं पढ़ाते। चलो, तो मैंने कहा 4 मीटर ये है, मुझसे ये पूछा कि इस बिंदु पर इतना है, मुझे बताना है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग बताना है जिसकी वैल्यू ओमेगा होती है। ओमेगा निकालना है। दे क्या रखा है, v दे रखा है और r दे रखा है। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। अब मेरी बात समझना, अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरी बात समझना, v बराबर क्या, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर v बाय आर। मुझे पता चल गया ओमेगा बराबर क्या होता है, v बराबर, और v और r क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आप सोचना यहां पर वेलोसिटी क्या है, इसके परपेंडिकुलर ही तो है, और अगर परपेंडिकुलर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 दूनी 4 5, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर सेकेंड। तो इस प्रकार से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। पर ऐसा हमेशा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि एक बिंदु है, वो ए से चलना चालू की एक वस्तु, और एक वस्तु ए से चलती हुई पहुंच गई बी पर। हमने कहा पहुंच गई, बी पर। हमने कहा ठीक है जी, बी पर पहुंच गई, और मैंने कहा इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात समझना, मैं क्वेश्चन को अपने प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझसे पूछा अभी भी कितना है, 4 मीटर, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए अब की बार एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यानी फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग बताइए। हमें एक बात हमेशा रट लेनी है कि v और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, v और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, v और r एक दूसरे के हमेशा अभिलंब पर होंगे, तभी आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना क्वेश्चन को नहीं लिख सकते, किसी भी हालत में क्वेश्चन को नहीं लिख सकते। लेट अस सपोज मुझसे क्वेश्चन बोल दिया कि, और ये एंगल दे दिया मुझे 30 डिग्री,
ये क्वेश्चन में दे रखा है मुझे और मुझसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी निकालो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑन बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। मुझे बताना है ओ के रिस्पेक्ट में बी पर कितनी होगी। तो मेरी बात समझना, बी पर निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। जिस पर निकालनी है, जिस पे के संबंध में निकालनी है वो क्या होती है, आर होता है। जैसे मैंने बोला भैया दूरी कितनी है, आर, तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी कितनी है, आर, तो मुझे ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। मैंने बोला दूरी कितनी हुई, आर हुई। हमने कहा ठीक है, दूरी कितनी हुई, दूरी हो गई हमारी आर। हमने कहा ठीक है, ये हुई दूरी आर। अब मेरी बात समझना, ये तो 90 डिग्री हो गया। अगर मैं बोलूं कि हाँ, अगर मैं बोलूं अब मुझे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरी बात समझना बेटा, कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है v बाय आर, और मैं एक बात समझ लेता हूं कि ओमेगा बराबर v बाय आर और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब समझना, आर तो है ये, और ये चीज क्या इसके परपेंडिकुलर है क्या, आप देखना ध्यान से, क्या आर के ये परपेंडिकुलर है क्या v? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये v परपेंडिकुलर कहां है, ये तो किसी एंगल पर है ना। तो हमें तो चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर कैसे लिख सकते हैं, तो आपको तो इसके परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर यही तो होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकता। आप ऐसा मत कर देना कि इसमें v बाय आर लगा दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। ओमेगा बराबर होगा v बाय आर। ये आर है, ये v है, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये तो हमारी फिजिक्स आराम से समझ में आती है। ये 30 डिग्री इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री हो जाएगा। इसका कंपोनेंट, साइन का कंपोनेंट की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर मैंने निकाल दिया। अगर मैंने 10 cos 30 निकलाया, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू निकल आई। अब मेरे पास r की वैल्यू नहीं पता। अब r की वैल्यू कैसे निकालें, एक बात बताइए। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ी देर के लिए अलग कर लेता हूं। इस ट्रायंगल को अलग कर लूं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ये मेरा 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है और इसकी वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। मेरी बात समझना, अगर ये 30 डिग्री देखी, 90 डिग्री दे रखा है, तो इस फिगर की बात करूं तो ये वाली हाइपोटेन्यूस इसका कितना निकल कर आएगा, तो ये कितना हुआ बेस, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूस। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं cos थीटा बराबर लिख सकता हूं, cos थीटा बराबर h निकालना है कितना होगा, तो cos थीटा बराबर होगा b अपॉन h। b अपॉन h की बात करें तो b कितना है 4, h की वैल्यू क्या बात करें, h ये है, इसकी जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैंने लिखा ठीक है, cos 30 बराबर, अगर आप मैथ्स पढ़ता है तो आपको इसको लिख सकता हूँ cos 30 बराबर 4/h, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैंने इसको 4/h की वैल्यू लिखी तो इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसको मैंने लिखा √3/2 बराबर 4/h, और यहां से अगर मैं h निकालूंगा तो h की वैल्यू निकल कर आएगी 8/√3। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको दिख रहा है तो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और लिख देता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली यार, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो आपने बोला यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो हमने बोला 8/√3, ये आप लोगों ने निकाली है ना, 8/√3। h की वैल्यू निकल कर आ गई, मतलब r निकल कर आ गया मेरे पास 8/√3। अब बात करना, अब मेरे पास ओमेगा भी आ गया, v बाय आ गया, दोनों लिख के आ गए, तो हम लिख देता हूँ आपके परपेंडिकुलर कितना होगा 10 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 अपॉन में r यानी इनटू अपॉन में r यानी √3/8। इसकी वैल्यू निकल कर आई, और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 8 दूनी 16, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 30/16, जिसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल देंगे, रेडियन पर सेकंड इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखा जाएगा। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा और बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो h की वैल्यू इतनी निकल कर आई और ये कंसेप्ट मेरा ये निकल कर आया। बस मेरे बताने का कंसेप्ट मेरा इतना था कि जब भी हम ओमेगा निकालें तो ओमेगा में हम हमेशा ध्यान रखें कि v और r होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी अभिलंब पर होते हैं। अगर अभिलंब नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन को हम कर नहीं पाएंगे। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। रिपीट सेकंड क्वेश्चन, यार लखन इसको वीडियो को दोबारा देख लो यार, रिपीट करने का पूरा फिर बनाना पड़ जाएगा यार इतना, ठीक है। तो उसको दोबारा से देख लो, वो ज़्यादा अच्छा है।
सर सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। बेटा मुझे सिर्फ है ना 4-5 यूनिट्स और करानी है, ठीक है। मैं आपको बताऊं अशोक, अगर चाहो तो सिलेबस बहुत जल्दी भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि 11th और 12th साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अगर सिलेबस को 15 दिन में ही खत्म करना था तो 15 दिन में खत्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीजें क्या होंगी, स्किप होंगी। स्किप का मतलब ये नहीं हुआ टॉपिक स्किप होगा, पर क्वेश्चन स्किप होंगे, क्योंकि अगर मैं 5 क्वेश्चन कराता था तो मुझे आपके बाद 3 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। सिलेबस ऐसे जल्दी कंप्लीट हो सकता है अगर आप चाहते हो, परंतु अगर आप सिलेबस को इसी तरीके से करना चाहते हो, एक एक चीज को करना चाहते हो तो पढ़ो। मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें थोड़ी ज्यादा समझा पाऊं, बस ऐसी चीज, और कोई बात नहीं है। वरना ये टॉपिक मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद को पता होगा कि ओमेगा बराबर वी और आर होता है, वी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये सब आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है, तो मैंने बोला, फिर भी मैंने बोला था 15 जनवरी तक, हाँ एग्जैक्टली 4-5 यूनिट्स बचे हैं तो मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। और आगे की जो यूनिट है वो 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, डोंट वरी। तो मैंने कहा कि इस तरीके से मेरी वैल्यू निकल कर आएगी, तो कोणीय वेग निकालने का तरीका ये होगा, इस तरीके से मैं कोणीय वेग बता सकता हूं, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हुआ v बाय आर। चलो अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की, कि कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय वेग तो पता लग गया, अब कोणीय त्वरण क्या होता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। कोई मुझसे पूछ रहा है बेटा यार ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 2 कौड़ी के क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे यार। ओमेगा बराबर v बाय आर है, v कितना होता है, एल टी माइनस 1 होता है, अपॉन क्या होता है, एल होता है, कितनी वैल्यू निकली, t माइनस 1। ये भी पूछोगे क्या यार मुझसे ऐसे नहीं यार, मेरे को पता है आप लोग बहुत अच्छे इंटेलिजेंट मतलब बच्चे हो, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से हो। सर मेरा 40 न्यूटन फोर्स रिएक्शन वाला फोर्स बताइए। अच्छा प्रांशु मेरे से बोल रहे हैं वो वाला क्वेश्चन, ठीक है मैं बताऊंगा, आज करा के भी जाऊंगा क्वेश्चन, याद दिलाना मेरे बैच खत्म होने से पहले। सर एच की प्लेस पर आर कैसे, अरे 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 बेटा एच मतलब हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस से तो आर है ना, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। आपने मैथ्स में लिखते हो ना यार, क्या लिखते हो मैथ्स में, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या होता है ना, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये बड़ी वाली जो लाइन होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग बेस, है ना, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ये मैंने अपनी मैथ्स में पढ़ा था, इसलिए मैंने एच को आर है, वो आर एक ही बात है यार उस वाले फिगर में आर ही तो एच है। बिना मिटाकर रिपीट कर दिया करो, बिना मिटाकर रिपीट कर दिया करो। अच्छा ठीक है रिपीट कर देंगे, प्लीज हैंड से मत मिटाया करो, कैंसर होता है, डस्टर का यूज करो। कोई बात नहीं बादल, ठीक है यार, इतना अगर मैं डस्टर को लेने जाऊंगा फिर मिटाऊंगा टाइम लग जाएगा यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो यार तुम्हारे लिए बैठे हैं यार। मोटिवेशन आपको खुद में अंदर से लाना है यार, है ना। मोटिवेशन को हम ढूंढते नहीं है, मोटिवेशन हमारे अंदर होता है, आग हमारे अंदर होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। जब ये फीलिंग आएगी ना कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, तब जाके मैं कर पाऊंगा। सोते खाते जीत जागते हमें कुछ ना कुछ हमेशा सोचना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ करना है। अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करो यार, किसी की ज़रूरत मत महसूस करो, आप बस याद मान लो कि आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तो हमने कहा एक्सीलरेशन यानी त्वरण की बात कर रहे हैं। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, फिर से बात वही लेकर कर आई। 4 तरह के एक्सीलरेशन हम अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं। पहला एक्सीलरेशन होता है, इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब होता है रेखीय। मेरी बात समझिएगा कि लीनियर अभिकेंद्रीय, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हैं इन चीजों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। लीनियर एक्सीलरेशन जिसको हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम आते हैं एंगुलर पर, और एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं कि कितने टाइप का एक्सीलरेशन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये लीनियर तो हमारा हो चुका है जिसको हम ए लिखते थे। अब हम आते हैं अपने वाले एक्सीलरेशन पर। पहला एक्सीलरेशन जिसकी हम बात करेंगे, अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में पहली बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब होता है कोणीय त्वरण। ये मेरा पहला त्वरण होगा जिसकी मैं बात करूंगा, इसको बोलूंगा कोणीय त्वरण। चारों के मतलब बताऊंगा, चारों की दिशा बताऊंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिशा ही पूछी जा सकती है। दूसरा जो त्वरण होगा इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण। तीसरे टाइप का एक्सीलरेशन होगा, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हम बहुत सारी किताबें आज तक पढ़ते आए हैं, और शायद हमने इन चीजों को कभी ना पढ़ा हो, इन चीजों को कभी नहीं पढ़ा हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए कहता हूं किताबें अच्छी इस्तेमाल करें, अच्छे राइटर की किताबें इस्तेमाल करें, उनमें ये चीजें दी रहती हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और चौथा होता है नेट एक्सीलरेशन, यानी परिणामी त्वरण।
परिणामी त्वरण। ये 4 तरह के त्वरणों की हम पढ़ाई करेंगे। तो जिन लोगों को आपको आता है, ठीक है ठीक है पंकज, मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन आज जाने से पहले। यस सर, नहीं पढ़ा कभी। तो 4 तरह के त्वरण होते हैं और चारों तरह के त्वरण पर आपकी किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं। कौन सी किताब में क्वेश्चन है? तो जो लोग ल्यूसेंट की बुक फॉलो कर रहे हैं या अरिहंत की बुक फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही किताबों में इस पर क्वेश्चन है। तो जरा आप आज जाकर क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं चारों एक्सीलरेशन की पढ़ाई कि चारों त्वरण होते क्या है। चलो ठीक है, ठीक है जी, ध्यान से देखना, जल्दी से कंप्लीट करता हूं इस टॉपिक को। दिख नहीं रही क्लास तो नेट की यार स्पीड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एबीसी मॉडर्न 11 तो 12th मस्त है। हाँ भाई बिल्कुल। एक बात समझना, हमें एक्सीलरेशन पढ़ना है, त्वरण। त्वरण वास्तविकता में होता क्या है? मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी में चेंज होना, यानी वेग में बदलाव होना, यानी वेग में बदलाव होना क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेलोसिटी में चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। ध्यान से देखना, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। यानी अगर वेलोसिटी चेंज होगी, वेग बदलेगा, तो क्या बदलेगा? त्वरण आएगा। ये बात तो मुझे समझ में आती है कि अगर मैंने कहा वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। जैसे मैंने कहा मेरी गाड़ी की स्पीड 20 है, अब मैंने गाड़ी की स्पीड 21 कर दी तो क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया। मेरी गाड़ी की स्पीड 20 थी, मैंने गाड़ी की स्पीड 19 कर दी तो क्या आ गया? त्वरण आ गया, सॉरी वेलोसिटी। मैंने कहा गाड़ी की स्पीड है ना 20 थी और मैंने 20 ही रहने दी, तो अगर गाड़ी की स्पीड 20 और 20 ही है तो त्वरण कितना होगा? 0 हो गया। सीधी सी बात है। त्वरण का मतलब हम समझते हैं, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का घटना, यानी वेग में बदलाव, यानी वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। इसको हम त्वरण कहते हैं। बेटा लिखवा दिया। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन भी होता है। बेटा दोनों बराबर ही होते हैं ना। एक चीज सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन हम फिजिक्स में पढ़ते नहीं है वैसे, पर होता है। चलो, वेलोसिटी में चेंज, क्योंकि सेंट्रीपिटल को ही सेंट्रीफ्यूगल कह देते हैं कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो एक बात समझना, वेलोसिटी चेंज किसके बराबर? एक्सीलरेशन के बराबर। अब वेलोसिटी का मतलब समझे क्या होता है? वेलोसिटी वेग, वेलोसिटी मतलब वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश है, सदिश राशि है। वेक्टर यानी सदिश है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी होती किसके बराबर है? स्पीड प्लस डायरेक्शन के बराबर, यानी चाल प्लस दिशा के बराबर। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। वेग मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, और सदिश राशियों में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण का मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं मेरी गाड़ी की स्पीड 10 चल रही है, मैंने गाड़ी की स्पीड 12 कर दी, तो आपने क्या चेंज किया? परिमाण, मैग्नीट्यूड चेंज किया। और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी क्या चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर मैं कहूं कि मैं सीधा चल रहा था और सीधे से मुड़ गया, तो अगर भले ही आप 20 की स्पीड से थे, 20 की स्पीड से मुड़ गए, पर आपने दिशा बदल दी, तब भी क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। कहने का मतलब हुआ वेलोसिटी चेंज करने के लिए, वेग में बदलाव करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि 5 से 10 की स्पीड करनी पड़े। 5 की स्पीड भी रह सकती है, लेकिन दिशा बदल दूं तब भी क्या बदल गया? वेग बदल गया तब भी। और वेग बदला तो क्या आ गया? त्वरण आ गया। यानी जब भी मुझे त्वरण लाना है, एक्सेलरेशन लाना है, तो या तो मैग्नीट्यूड में चेंज कर दूं, यानी गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा कर दूं, या फिर उसके डायरेक्शन में, दिशा में चेंज कर दूं। इतनी बात मेरी समझ में आनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि वेलोसिटी वेग में बदलाव करना है, वेग बदलना है, तो वेग के बदलाव को क्या कहते हैं? त्वरण। और वेग का मतलब क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण, और क्या होता है? दिशा। और इन दोनों में से कुछ भी बदल जाऊंगा तो क्या बदल जाएगा? वेग बदल जाएगा। सीधी सी बात है। तो वेग बदलना, जब भी आप बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज कर दी, तो वेलोसिटी चेंज करने का मतलब या तो आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया है या आपने डायरेक्शन चेंज किया। दोनों में से कुछ भी चेंज करोगे, वेग बदलेगा। यानी त्वरण लाने के लिए जरूरी नहीं कि 20 से 40 की स्पीड करें, आप 20 ही स्पीड रहने दें, लेकिन अगर दिशा भी बदलते हैं तब भी त्वरण होगा, तब भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अब वेलोसिटी कुछ और हो गई। मेरी बात समझते हैं ना, वेग कुछ और हो गया। इतना अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। अगर आपको ये चीज समझ में आई है थोड़ी सी, तो एक और बात समझना। मैं कहता हूं कि कोई चीज गोल घूम रही है, एक बात समझना, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर बात करूं कि इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? v। मैंने कहा इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? v। इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? v। इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? v। आप ये तो जानते हैं कि v जो होता है, त्वरण जो होता है, वेलोसिटी जो होती है, वेग जो होता है, सॉरी, वो क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? स्पर्शीय। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक पॉइंट पर दिशा बदल रही है?
हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर क्या है, ये क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, यहां पर क्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यहां पर क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट, यहां क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट। यानी दिशा तो हर एक पॉइंट पे बदल रही है ना, और हर बिंदु पे अगर दिशा बदल रही है तो बात समझना, डायरेक्शन बदल रही है। तो लेट अस सपोज स्पीड तो कांस्टेंट है, हमने कहा स्पीड कांस्टेंट है कितनी, 20 की स्पीड से, चलो हमने कहा 20 की स्पीड से, मान लो 20 की स्पीड से नियत वेग है, पर क्या इस पॉइंट में दिशा नहीं बदलेगी? अगर मैं इसमें कुछ भी कर लूं, v अगर कांस्टेंट भी कर दूं, v नहीं बोलना है मुझे बोलना है स्पीड, मैग्नीट्यूड, परिमाण बता रहा हूं, तो मैं अगर कहूं कि इसका मैं परिमाण अगर समान भी कर दूं, मैंने कहा मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं और 20 की स्पीड है, लेकिन दिशा तो हमेशा बदलेगी ना। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं और बड़ा लिख दूंगा, आप बताते जाना, ऑलवेज चेंजेस, दिख रहा हो देखना। तो एक बात समझना, इस पे दिशा तो बदल रही है, और मैंने आपको कहा था कि अगर वेलोसिटी बदलना है, वेग बदलना है, तो परिमाण बदलने की आवश्यकता थोड़ी ना है, दिशा बदल दो। और अगर दिशा बदल रही है हर एक बिंदु पर, तो क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन हो सकता है जहां पर कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाए? वेलोसिटी कांस्टेंट कर ही नहीं सकते। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट करना है तो डायरेक्शन को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। दिशा तो हमेशा बदलती है, और क्योंकि दिशा हमेशा बदलती है, डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस। क्योंकि दिशा हमेशा बदलती है, ऑलवेज चेंजेस, स्पेलिंग को क्या हो गया, अरे बिल्कुल ही गोबर हो रखा है। डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, यानी दिशा हमेशा बदलती है। इसका मतलब ये हुआ दिशा हमेशा बदलती है, दैट मीन्स वेलोसिटी हमेशा बदलती है, मीन्स वेलोसिटी यानी वेग हमेशा बदलता है। तो इसका मतलब हुआ वृत्तीय गति में वेग कभी नियत नहीं हो सकता। वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट, क्योंकि वेग कभी नहीं कांस्टेंट हो सकता। सीधी सी बात है। दिशा बदलेगी क्योंकि अगर मैं कहता हूं वेग वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना और मैग्नीट्यूड भी, इन दोनों में से एक भी चीज बदली मतलब वेग बदल गया, और वेग बदल गया इसका मतलब डायरेक्शन क्योंकि हर पॉइंट पे बदल रही है, इसका मतलब वेग बदल रहा है। वेग बदलने का मतलब वेलोसिटी हमेशा और हमेशा कांस्टेंट कभी नहीं हो सकती। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि स्पीड में चाल में दिशा नहीं होती, लेकिन स्पीड अगर मैं कहूं कि मैं 20 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा 20 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी हमेशा और हमेशा बदलती रहेगी। इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दिशा हर बिंदु पर बदलती है, बिकॉज डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस। सीधी सी बात है, तो इसी को हम बोलते हैं ये। और जब वेलोसिटी हमेशा बदलती है, जब वेलोसिटी हमेशा बदल रही है, तो क्या होगा? हमेशा एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी हमेशा बदलेगी मतलब त्वरण होगा कि नहीं होगा? और त्वरण होगा तो कभी ये मत कह देना किसी आदमी से कि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 0 होता है। चाहे ब्रह्मांड में कोई भी आ जाए, त्वरण 0 नहीं हो सकता है, एक्सीलरेशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा बदलेगी। इसका मतलब एक्सीलरेशन हमेशा होगा, यानी त्वरण हमेशा होगा। त्वरण वृत्तीय गति में, सर्कुलर मोशन में कभी 0 नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। यानी मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि त्वरण कभी 0 नहीं हो सकता, यानी एक्सीलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट। और ए कभी 0 नहीं होता। और ए लगता कहाँ है? तो ये जो त्वरण आ रहा है इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो जो ए आ रहा है इस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एसी। और एसी हम बोलते हैं, एसी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? हिंदी वालों के लिए दोबारा से, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया। तो अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया, और इसकी दिशा कहां होती है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, यानी हमेशा केंद्र की ओर होती है। और केंद्र की कौन सी त्वरण की दिशा होती है? सिर्फ एसी की होती है, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। फॉर्मूला भैया, एसी का फॉर्मूला होता है v² by r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बटा आर। v बराबर अभी थोड़ी देर पहले आर ओमेगा लिखा था, इसकी जगह आर ओमेगा लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला बन जाएगा आर ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक आर से एक आर मर जाएगा और ये बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, दो फॉर्मूले इसके निकल कर आ गए। इन फॉर्मूले को जरूर याद रखें क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल्स में इसका उपयोग होने वाला है। डाउट्स लेते हैं, क्या है? अगर सर्कुलर मोशन में थोड़ा ही चला, डायरेक्शन इतना चला, क्या बोला, इतना चला जिससे डायरेक्शन ना बदले, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी बेटा। तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, पर अगर चलेगा, अगर मोशन करेगा, वृत्ति गति करेगा, तो बादल बेटा चेंज होगी ही होगी वेलोसिटी ना। ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, परंतु मैं अगर आपकी बात मान भी लूं तो मैं मान सकता हूं कि कांस्टेंट हो सकता है बहुत छोटे समय के लिए। सर पाथफाइंडर बनाने में प्रॉब्लम होता है, उससे भी क्वेश्चन करवा दीजिए। बेटा मैं पाथफाइंडर के जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड है, अगर मैं IIT JEE के क्वेश्चन को छोड़ दूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट डाल रखे हैं जो IIT JEE के पेपर्स में पढ़ाए जाते हैं, उन क्वेश्चन को मैं नहीं कराता। बहुत सारे मैं जब 11th-12th पढ़ाता हूँ तो मैं वो सब क्वेश्चन करवाता हूँ। आप पाथफाइंडर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप देखना, पाथफाइंडर में सर्कुलर मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक बॉल ऊपर से गिराई जाएगी, गोल घूम जाएगी, आप करना पाथफाइंडर क्वेश्चन। वो सब मैं IIT JEE के पेपर में करवाता हूँ यार, वो सब चीज़ें यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी पाथफाइंडर बनाने में प्रॉब्लम होती है उसी। बेटा अगर आप पाथफाइंडर के क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको बोलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन करो जो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। पुराने सालों के जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो आपको सही लेवल बताते हैं। क्वेश्चन पाथफाइंडर में कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी दे रखे हैं, लेकिन फिर भी बता दूंगा। सेंट्रीफ्यूगल भी करा दो ना सर साथ में। सेंट्रीफ्यूगल बेटा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल CP बराबर CF लिखा था, अगर आपको याद हो तो। अगर मैं सेंट्रीपिटल की बात कर रहा हूँ, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल की भी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ अलग सी चीज़ नहीं बतानी है। हाँ बट सेंटर अवे होगा, ठीक है, लिसन करता हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पुराने सालों के आए ना वो आप पर जरूर बनने चाहिए, सीधी सी बात है, ताकि आपके टॉपिक्स क्लियर हो। तो मैंने कहा कि ये कितना हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। फिर से बात करते हैं, अब फिर से बात करते हैं बेटा, फिर से एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो क्वेश्चन आप ही क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आर ओमेगा स्क्वायर में देखना, मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा आपको, न्यूमेरिकल से भी आए नहीं है, आने दो। तो ये तो आपको समझ में आ गया, केंद्र की ओर होता है, इनको नोट जरूर करते जाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्जैक्टली CP बराबर -CF लिखवाया था ना सर, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही कर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं सर, ठीक है, हाँ एक्जैक्टली क्वेश्चन बनते हैं यार। दूसरी बात निकल कर आती है, अब मेरी बात समझना, ये तो हो रहा है, परंतु एक बात बताना, अगर मैं ये कहूं कि किसी चीज का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी बदल रहा है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी परिमाण क्या हो रहा है, बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है। ये किसने कहा कि कोई 20 की स्पीड से चल रहा है तो 20 की से ही चलेगा? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। और अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड परिमाण भी बार में बदल रहा है, तो आपने लीनियर में एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, रेखीय में, लीनियर में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई चीज सीधी चलती है, अगर कोई चीज सीधी चलती है, अगर कोई चीज रेखीय में चलती है, तो अगर उसकी वेग की दिशा यहां पर है, अगर वो एक्सीलरेशन में है, तब की बात कर रहा हूं, त्वरण में, अगर उसके वेग की दिशा इस दिशा में है, तो ए की दिशा भी क्या होगी, इस दिशा में होगी। ये मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, दिख रहा होगा शायद आपको। तो हमने बोला v की दिशा क्या है, ए की दिशा के समान है, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए एक और कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज और लिखवाई थी कि अगर कोई चीज सीधी चल रही है और उसमें ब्रेक लगाई जाए, यानी ब्रेक लगे, ब्रेक लगाने का मतलब होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता है मंदन, मंदन, मंदन मतलब होता है गाड़ी का धीमा होना। अगर गाड़ी धीमी हो रही है तो एक बात समझना, गाड़ी अगर धीमी हो रही है, गाड़ी अगर धीमी हो रही है तो मैंने आपको लिखा था v की दिशा तो ये होगी, आगे तो चलेगी, लेकिन बल फोर्स का अगर आपका रोकने के लिए मतलब ए की दिशा क्या होगी, मैंने लिखवाया था इस तरफ को होगी। आपको याद हो v और a उल्टे होते हैं ब्रेक लगाने के केस में, और जब त्वरण होता है तो दोनों की दिशा समान होती है। फिजिक्स याद कीजिए, फिजिक्स याद कीजिए, कंसेप्ट लाइए अपनी फिजिक्स में बेटा। जब पेपर होते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी, और क्वांटम भौतिकी का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करना, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की पढ़ाई करना, इसको क्वांटम भौतिकी कहते हैं। और क्वांटम भौतिकी ये कहती है कि इस ब्रह्मांड की जो सारी चीजें हैं वो किसके स्पेस में है, वो दो चीजों में वेरी करती हैं, एक तो टाइम में और एक स्पेस में। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत अच्छा फिजिक्स का एक रूल देती है कि आप टाइम में भी है और स्पेस में भी है, समय में भी है और पूरे ब्रह्मांड में भी है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि हो सकता है कि आप
टाइम बराबर, जैसे मैंने कहा टाइम कितना हो रहा है, तो आपने कहा भैया 9 बज रहा है, तो आपने बोला 9 PM पर हो सकता है कि आप सो रहे हो, या हो सकता है कि ना आप 9 PM पर पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप स्टडी भी कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप स्लीप सो रहे हो। ये तो डिपेंड आप पर करते हैं ना, आप पर ब्रह्मांड में डिपेंड करता है कि आप स्पेस में कैसा रहना चाहते हैं। वही समय किसी के लिए बहुत जरूरी होता है, वही समय उसी वक्त कोई पढ़ाई कर रहा होता है और उसी वक्त कोई सो रहा होता है। याद रखिए, फ्यूचर को बनाने वाले आप खुद होते हैं। फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर मेड होता है, फ्यूचर बनाया जाता है। और वो कैसे? इस स्पेस में मूव करके, इस ब्रह्मांड में समय के साथ मूव करके। तो आप इस जगह पर क्यों रहें? आप जब इसी जगह पर पढ़ सकते हैं तो इस जगह पर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए ना। और ब्रह्मांड में रहने वाला वही कण, वही चीज सफल हो सकती है जो हर एक जगह पर ऊपर से ऊपर जाने का प्रयास करती है, यानी बड़े से बड़े चीजों पर प्रयास करती है। इसलिए हर समय को, हर सेकंड को यूटिलाइज कीजिए। फिजिक्स कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट आते हैं तो फिजिक्स में जरूर सुनिएगा। अगर आप पे कभी समय मिले तो एच.सी. वर्मा को कभी सुनना है। एच.सी. वर्मा ने अपनी एक बुक लिखी थी, एच.सी. वर्मा ने अपनी एक IIT JEE की बुक लिखी थी 83 में। और आपको एक बुक बताऊं, वो एच.सी. वर्मा की बुक, आज तक उसमें कोई करेक्शन नहीं हुआ बुक में। उस क्वेश्चन में जो 83 में क्वेश्चन छपते थे, वो क्वेश्चन आज भी छपते हैं। आप यकीन मत करिए, एच.सी. वर्मा की किताब इतने लगन से लिखी गई थी, वो किताब आज भी वैसी की वैसी चलती है। और आज भी IIT वाला कोई भी बंदा उस किताब को जरूर पढ़ता है, चाहे किसी को पढ़े ना पढ़े। भैया ये लगन की बात है, आप अपनी लगन को मेहनत कर लीजिए। कोई भी एग्जाम रोक नहीं सकता कोई भी, आप ही के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आप उस समय को यूटिलाइज करते हैं तो अपने दिन के सोने के समय को कम कर दीजिए। हमारा दिमाग एक टाइम है, हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। हम कितना सोना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप 4 घंटे सोइए, लेकिन आप अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए। हमारा दिमाग अपने आप हैबिचुअल हो जाता है, हमारी बॉडी अपने आप हैबिचुअल हो जाती है। अगर आप रोज सुबह 6 बजने की आदत डाल लें तो आप 6 बजे जगेंगे। DC पांडे भी आप जानते होंगे, DC पांडे की भी एक बुक आती है, उनको भी कभी सुनिएगा। यूट्यूब पे उनके वीडियोस है, DC पांडे भी बहुत अच्छी चीज़ों को बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी आप देखें ना, तो आप देखो। तो मैंने कहा परिमाण बदल, मेरी बात समझना। अगर मैं कहूं कि मैं सीधा चल रहा हूं तो वेग का बदलने का मतलब क्या हुआ? त्वरण और दोनों की दिशा क्या होती है? समान। और अगर ब्रेक लगेंगे तो मैंने कहा V और A उल्टा हुआ। ये क्या होता है? जब वेलोसिटी, ये परिमाण बदलना है, इसमें दिशा तो नहीं बदल रही, डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, इसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज सीधी चल रही है और मैंने उसकी वेलोसिटी बदली, तो अगर मैं वेग बदलूंगा तो उसमें त्वरण भी होगा। वेग बदलूंगा तो उसके त्वरण की दिशा क्या होगी? इसमें ये तब होगा जब गाड़ी की स्पीड क्या हो रही होगी? वेलोसिटी क्या हो रही होगी, या स्पीड लिख देता हूं। गाड़ी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा? परिमाण क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, यानी इंक्रीज कर रहा होगा। जब परिमाण बढ़ रहा होगा, जब परिमाण बढ़ता है, जब मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो दोनों की दिशा समान होती है। और ऐसा त्वरण जो वेग की दिशा में होता है, ऐसा त्वरण जो वेग की दिशा में होता है, इसको हम बोलते हैं AT। मेरी बात समझ में आ रही है? AT। अब एक बात समझना, एक और चीज बता रहा हूं, थोड़ी सी देखना ध्यान से। अगर मैं कहूं कि गाड़ी गोल घूम रही है और गोल में उसका वेग कम होने लग जाए, वेलोसिटी कम होने लग जाए, तो दोबारा बता रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं। अगर मैंने कहा कि कोई गाड़ी की स्पीड यहां से 40 की स्पीड से चालू हुई, 40 से 38, 37, 36, 35, 33, 20, 15, 10, 9, 8 ऐसे हो रही है, यानी स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, मैग्नीट्यूड, परिमाण कम हो रहा है। अगर बेटा परिमाण कम हो रहा है, इसका मतलब ब्रेक लग रहे हैं। और ब्रेक लग रहे हैं तो आप जानते हैं, ब्रेक लगते हैं किसी चीज में तो V की दिशा ऐसे होगी, तो A की दिशा क्या होगी? इसके विपरीत होगी। यानी अगर गाड़ी में परिमाण कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है मतलब ब्रेक लग रहे हैं, तो ब्रेक लगने की स्थिति में दोनों की दिशा उल्टी होती है। और अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो दोनों की दिशा ऐसी होती है। दोनों की दिशा समान होती है किसमें? जब बढ़ता है, और जब कम होती है तो दोनों की दिशा उल्टी होती है। और जो त्वरण इसके स्पर्शीय में होता है, उस त्वरण को हम नाम देते हैं, उस त्वरण को हम नाम देते हैं AT। और AT को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हिंदी में कहते हैं स्पर्शीय त्वरण। फिजिक्स में इसको, सर मैग्नीट्यूड दोबारा बताओ, मैग्नीट्यूड दोबारा बता दूं? अच्छा देखो भाई, वेलोसिटी 2 तरीके से बदल सकती है, या तो आप दिशा बदलें या फिर आप उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बदले।
जैसे मैंने कहा कि कोई गाड़ी की स्पीड 20 चल रही है, तो 20 से अगर मैं 40 कर दूंगा तो आपने परिमाण बदला, या मैं 20 से चल रहा हूं और दिशा बदल दूं तो भी आपकी वेलोसिटी दोनों तरफ से बदली। जब वेलोसिटी में डायरेक्शन के बदलने से, जब दिशा के बदलने की वजह से वेग बदलता है, उस त्वरण को हम नाम देते हैं, उस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। और जब परिमाण के बदलने से वेलोसिटी बदलती है, उस त्वरण को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों में बस इतना सा ही फर्क है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में जो v की दिशा होती है वही a की होती है, या फिर अगर ब्रेक लगेंगे तो v की दिशा उल्टी और a की दिशा उल्टी होगी, जो लीनियर में पढ़ाया था। बेटा अंकुर ध्यान से देखो वीडियो को दोबारा से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता दो। थोड़ी देर पहले बताया तो भाई सीपी की डायरेक्शन, सीपी की डायरेक्शन अंदर होती है ना सेंट्रीपिटल की, बताया तो थोड़ी देर पहले, भूल गए क्या? टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। और इसकी दिशा कहाँ होगी? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब होगा स्पर्शीय त्वरण। बस इतनी सी बात निकल कर आई। पेपर में ये क्वेश्चन और पूछेगा कहाँ होती है, तो आप लिख देंगे इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल होती है, अलोंग द वेलोसिटी होती है, यानी वेग के समान होती है। तो ये सेकंड तरह का त्वरण निकल कर आया है, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी एट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो तरह की चीजें निकली। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो देखो थोड़ी देर में दोबारा से एक और वीडियो को देखना। मैंने कहा इस वीडियो को 2 बार देखना जरूरी है, 2 बार एटलीस्ट कम से कम इस वीडियो को देखें, है ना। अब हमने 2 एक्सेलरेशन, 2 त्वरण देख लिए हैं। कौन कौन से? फिर से आता हूं इस चीज पर, चलो देखना। एक तो त्वरण ये हुआ, एक तो त्वरण ये हुआ जो इस दिशा में, मेरी बात समझ रहे हो? एक तो हमने निकाला AT, है ना, टेंजेंशियल, जब परिमाण के बदलने, मैग्नीट्यूड के बदलने से बदलता है। और एक हमने निकाला AC, जो क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो केंद्र की ओर होता है। एक AT और एक AC, एक AT और एक AC, 2 त्वरण हो गए। अब मुझसे कोई पूछे कि बताइए नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट त्वरण क्या होगा, तो बेटा नेट एक्सेलरेशन तो कुछ और होता है। अगर मुझसे कोई पूछे बताइए सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप नेट ही तो बताएंगे। हाँ जी, नहीं 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 यार, इसमें स्पीडोमीटर की क्या प्रॉब्लम हो गई यार? उसको करवाओ, बच्चे बहुत बोलते हैं यार, है ना। हाँ करवा दो 1-2 दिन में ना। चलो ए नेट की बात करते हैं, तो ए नेट की बात करें तो ए नॉट क्या होगा? अब सोचकर देखो, 2 वेक्टर्स हैं, इनको अगर मैं वेक्टर की तरह कंसीडर कर लूं तो एक वेक्टर है AT, एक वेक्टर क्या है? AC। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी निकालना है तो इनके बीच में आएगा, और A परिणामी जिसको हमने A नेट बोला है उसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो आप निकाल लेते होंगे 2 वेक्टर्स का, तो A नेट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? A नेट त्वरण, परिणामी त्वरण की वैल्यू निकल कर आएगी √AC² प्लस AT²। और इनकी दिशा क्या होगी? इन दोनों के बीच में ये क्या होगी? A नेट की दिशा। और ये तीनों त्वरण की दिशा है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो A नेट की डायरेक्शन ये होती है, AC की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण की ये होती है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्शीय त्वरण की ये होती है। और 3 तरह के त्वरण की हम बात करते हैं। इन तीनों की दिशा को याद रखिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। AT और AC के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। AT एंड AC आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, यह हमेशा एक दूसरे के अभिलंब पर होते हैं। एक क्वेश्चन और सोचकर मुझे आंसर देना, इन तीनों में से कौन सा त्वरण हमेशा होगा? आपको बताना है। AC हमेशा होगा, AT हमेशा होगा, या फिर आपका A नेट हमेशा होगा? आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा त्वरण हमेशा होगा। हमेशा होगा मतलब अगर कोई चीज गोल घूम रही तो हमेशा ही हमेशा होगा, ऐसा कौन सा त्वरण होगा? कौन सा एक्सेलरेशन है जो हमेशा होगा? AC हमेशा होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। याद रखिए AC जो होता है सेंट्रीपिटल हमेशा होगा। क्यों? दिशा तो हमेशा बदलेगी ना, पर परिमाण हमेशा बदलेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा बदलेगा, ऐसा तो संभव नहीं है ना। हो सकता है मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं, अगर मैं 20 की बराबर स्पीड से चलूंगा तो AT तो आएगा ही नहीं, तो लेकिन AC तो हमेशा होगा। तो याद रखना अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण बेटा AT नहीं है, इसका आंसर AC है, क्योंकि दिशा तो हमेशा बदलेगी ना, मैग्नीट्यूड हमेशा बदलेगी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा AC इसका आंसर होगा। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल, बेटा योगेश आप गलती कर रहे हो, टेंजेंशियल नहीं होगा। टेंजेंशियल इसलिए आता है क्योंकि मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से आता है। आप सोच के देखो, अगर मैं 20 की स्पीड से लगातार चलता जाऊं, बराबर 20 की स्पीड से हूं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ही क्यों, मैग्नीट्यूड बदला नहीं। पर एसी तो हमेशा आएगा ना, डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगी। तो आपको लगाना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा पाया जाता है, जबकि ए नेट और एसी डिपेंड करते हैं किस पर, परिमाण के बदलने पर, मैग्नीट्यूड के बदलने पर। इतनी सी बात है ना, ठीक है। चलो, ये 3 तरह के त्वरण मेरे पास निकल कर आए हैं, और चौथे त्वरण का जो हम बता रहे थे उसका नाम था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर लेता हूं। और चौथे त्वरण का त्वरण है, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कोणीय त्वरण। एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। और लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप जानेंगे ए बराबर होता है आर इंटू अल्फा। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरे 4 तरह के एक्सेलरेशन है। एक और बात आप लोगों की, हमें ये पता है, कुछ फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको बना दूंगा क्वेश्चन क्या है, लेकिन आप देख लो। कुछ जैसे मैंने कहा एक फॉर्मूला है, मैंने बोला मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम एफ सी लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता था mv स्क्वायर बटा आर, mv स्क्वायर बटा आर। v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। इसमें v की जगह अगर आर ओमेगा पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू निकलेगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एफ सी पी का दूसरा फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बटा आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब एक और बात करते हैं, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपने सुनी है, ओमेगा बराबर 2π/t भी होता है। मैं आपको सब बता दूंगा अभी फिजिक्स में, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब मैं आपको अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखना यार, थोड़ी थोड़ी ना समझते चलना, ताकि ओमेगा बराबर होता है 2π/t। शायद आपने कभी सुना हो, फिजिक्स में ऐसा कुछ बात कभी आई होगी आपकी 11वीं क्लास में, शायद आपने सुनी हो 2π/t। इसकी जगह अगर मैं इसको पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी एम आर 4π स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और आपने शायद ये भी सुना हो कि 1/t को हम f लिखते हैं। f को क्या बोलते हैं, f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा आवृत्ति। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो एफ सी पी का एक फॉर्मूला और लिख दूंगा ऐसे, इसकी वैल्यू हो जाएगी एम आर 4π स्क्वायर और एफ स्क्वायर। ऐसे इन चारों ही फॉर्मूले पर आपकी किताबों में क्वेश्चन दे रखे हैं, इन चारों ही फॉर्मूले में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक छोटे से टर्म्स पर, फिजिक्स में एक और छोटी सी बात पर। चलो हमने बोला 4 फॉर्मूले हैं, एफ आर एम वी स्क्वायर बटा है, ये ठीक है। अब हमको टाइम पीरियड समझाना। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल, जब कोई एक बिंदु एक स्थान से चलता है और उसी स्थान पर आने में एक चक्कर या एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, 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 जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे आवर्तकाल कह देते हैं। क्या बात बेटा अनुपम यादव, क्या मुझसे पूछ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है इसमें। काइनेटिक एनर्जी का रोल बेटा, क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। रोल हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा तभी आएगी जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यानी स्पर्शीय त्वरण होगा, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में चेंज होगा, यानी जब वेलोसिटी बदलेगी तभी चेंज होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन तब आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। ये तो समझ आएगा होगा।
और एक चीज बनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बेटा आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? टी, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगते हैं, एक सेकंड में 10 चक्कर लग गए, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगता है? एक सेकंड में कितना चक्कर लगता है? एक सेकंड में कितना चक्कर लगता है? 10, 20, 50, 60, 100, इतना कितना चक्कर लगता है? कितना चक्कर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? लगता है, उसे हम कहते हैं आवृत्ति। तो ये दोनों टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है। पिछले वाले वीडियो में स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? पिछले वाले वीडियो पर वीडियो की स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? अच्छा बेटा वो स्पीडोमीटर की कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, अभी मैंने बात की थी शुभम, तो 2-4 दिन में कुछ रिमूव हो जाएगी, 2-4 दिनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो देखते हैं उस चीज़ को हम हटाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो स्पीडोमीटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी हट जाएगी, चिंता मत करो, है ना। मैं करता हूँ कुछ, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये चीजें बताई जा सके, ठीक है। स्पीडोमीटर है ना। अब देखना, मैं एक पत्थर घुमा रहा हूं। आप जानते हैं अगर कोई पत्थर घूमता है तो मुझे पता है अंदर लगने वाली क्या होती है? टेंशन। कैसे होती है मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जब कोई रस्सी घुमाएंगे तो अंदर क्या लगेगा? टेंशन। और टेंशन अगर अंदर लगेगी तो बाहर की तरफ क्या लगेगा? आपका CF। और CF का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। तो अगर आपको कभी भी किसी रस्सी में तनाव निकालना है तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि T और CP एक ही बातें हैं। T और CP क्या है? एक ही बातें हैं। और टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv²/r, या फिर mr⍵² या फिर mr4π²/t² या फिर mr4π²f²। सब एक ही बातें हैं। यानी अंदर लगने वाला बल क्या होगा? बाहर लगने वाले के बल के बराबर होगा। बहुत छोटे से चीजें हैं। चलो भैया अब आगे की बात करते हैं। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं और थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम की एक वस्तु 100 सेंटीमीटर लंबी से बांधकर घुमाया जाता है, तो टेंशन बताओ। अरे बेटा गौरव, कितनी वैल्यू दी है तुमने? 10 ग्राम। अच्छा 10 ग्राम की वस्तु है। चलो भैया मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। एक इन्होंने क्वेश्चन किया है कि 10 ग्राम की एक वस्तु है, बॉडी है, और लिखा भी नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो तो रिवाइंड कर लेना, क्या दिक्कत है यार, सब आपके पास ही है, सब कुछ आपका ही है। तो 10 ग्राम की कोई वस्तु है और उसको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को लिखना नहीं था यार, ये तो वैसे ही बता रहा था। चलो 10 ग्राम की एक वस्तु है, 100 सेंटीमीटर लंबी से बांधकर घुमाई जाती है। चलो देख लेते हैं क्या। ठीक है, 10 ग्राम की वस्तु है, 100 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधकर घुमाई जाती है। तो 100 सेंटीमीटर रस्सी से बांधकर घुमाई जाती है। बेटा गौरव, आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ये ल्यूसेंट की बुक का पहले नंबर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी हैं वो डाइन में दे रखी हैं। और क्योंकि डाइन में दे रखी हैं और डाइन CGS इकाई है, और क्योंकि CGS यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी वैल्यू को, सभी वैल्यू को किस में रखेंगे? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में ही रखेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको मीटर, किलोग्राम और सेकंड में चेंज करके रखूंगा तो आंसर मेरा न्यूटन में आ जाएगा। पर आंसर क्या दे रखे हैं इस किताब में? डाइन में दे रखे हैं, तो हमें इसे डाइन में ही, आपको नंबर भी याद है? हाँ रविंद्र, मुझे नंबर याद है यार इस क्वेश्चन का। चलो फर्स्ट ही क्वेश्चन है शायद, है ना। तो मैंने कहा m दे रखा है, r दे रखा है, तो बेसिकली मुझे ये बात निकल कर आ रही कि अगर मुझे डाइन में वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स मुझे सारी वैल्यू को ऐसे ही पुट करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक समझ में आ गई कि मुझे पता है टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। m दे रखा है, r दे रखा है, ठीक है ना। तो टेंशन दे रखा है किसने? mv²/r। और इन्हीं सभी वैल्यू को आपको पुट करना है। आपको याद हो कि आपको मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में m की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, और भी कुछ टर्म दे रखा होगा, बेटा आपने मिस किया है। मुझे लगता है कि आपको वेलोसिटी भी देना बहुत जरूरी है, वरना वेलोसिटी नहीं देंगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जरा तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। मैं जहां तक समझता हूं कि क्वेश्चन में आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। देखो जरा क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की है कि नहीं मिस्टेक की है। देखो भैया क्वेश्चन में आपने मिस्टेक की होगी। आप तो सर आप स्पीड का करा रहे हो, क्या हो गया है? अब तो सर आप भी स्पीड से करा रहे हो, क्या हो गया? अरे स्पीड से नहीं है यार, आराम से ही करा रहे हैं यार। ठीक है चलो, वीडियो थोड़ा सा वैसा। चलो आपने क्वेश्चन में बेटा मिस्टेक की है जहां तक मैं समझता हूं। आप क्वेश्चन को जरा चेक कर लें, मुझे लगता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है।
ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है मुझे लगता है, और वेलोसिटी इसमें मिस की गई है। इसमें वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, आर दे रखा है, वी दे रखा है। तो तीनों चीज़ें देनी चाहिए थी आपको क्वेश्चन में। तो आपको जब आंसर निकालेंगे तो मास की वैल्यू दे रखी होगी 10, वी की वैल्यू दे रखी होगी 10, सबको हमें इसी में रखना है सीजीएस में, तो हम गलती नहीं करेंगे। 10 × 10, और आर की बात करेंगे तो आर की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू निकल आएगी 10 डाइन। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो 10 डाइन निकल कर आएगा, तो इसका आंसर 10 डाइन होगा। बेसिकली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे भी बातें निकल कर आती हैं, तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो चलो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जरा समझते हैं कि क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। 10 ग्राम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जरा क्वेश्चन लिखते हैं। हम हमारी तरफ से भी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन। और ये बेटा क्या पूछ लिया मुझे, टर्मिनल वेलोसिटी। बादल बेटा टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ से आ गई अभी? टर्मिनल वेलोसिटी बहुत दूर है। अच्छा टर्मिनल, टेंजेंशियल बोल रहे होंगे आप? नहीं, टेंजेंशियल तो एक्सीलरेशन है। आप क्या पूछ रहे हो मुझे? टर्मिनल वेलोसिटी भी कहाँ से आ गई? तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में है यार। सर आप भी क्वेश्चन कराओ ना। कैसे क्वेश्चन बेटा प्रीतम? मैं करा ही रहा हूँ क्वेश्चन। चलो चलो, इस टॉपिक को हमें खत्म करना है। चलो बात लिख कर आते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना भाई। क्वेश्चन एक कण 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर, एक कण 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर, एक कण 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर, एक कण 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की गति से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की 2 सेंटीमीटर नहीं 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। कण का त्वरण है, कण का त्वरण है। तो आपसे पूछा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आपसे रिवॉल्यूशन दे रखा है और सारी वैल्यू आपसे दे के रखी हुई है। आपको निकालना है कि भैया कितनी कितनी वैल्यू होंगी। ऑप्शन डाल रखे हैं इसके अंदर, ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन की वैल्यू है π², अगली वैल्यू है 8π², अगली वैल्यू है 4π², और अगली वैल्यू है d हो गया ना, एक और 8π4 3π² लिख लो। आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या वैल्यू रहा होगा। सर ग्रुप के बारे में बता देना, ठीक है चलो देख लेंगे। ठीक है 4π², न्यू बैच, इसका आंसर 4π² ही है। तो मैंने कहा पार्टिकल कितने से मूव कर रहा है, 25 सेंटीमीटर के रेडियस में, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। अब देखो मेरी बात समझना, ये वैल्यू क्या दे रखी है, इस बात को आप समझो। इस वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, हिंदी में बोलो। हिंदी में तो बोला था भी, हिंदी में दोबारा लिख लो यार। एक कण 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या में 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की दर से चल रहा है। 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की दर से चल रहा है। 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की दर से चल रहा है। आवाज साफ नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही आवाज साफ ही तो यार कुछ देखो। तो 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की दर से चल रहा है, तो आपको बताना है कि त्वरण कितना होगा। त्वरण की वैल्यू आपको बतानी है और आपको त्वरण निकालना है कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। जरा निकालो कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसमें त्वरण निकालना बहुत आसान है। क्यों? अब आप बात समझना, इसमें दे रखा है 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, देखो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब समझे। 2 रिवॉल्यूशन यानी 2 चक्कर 1 सेकंड में। मैंने आपको आवृत्ति का मतलब बताया था। 1 सेकंड में कितने चक्कर, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। 1 सेकंड में 1 चक्कर, आवृत्ति 1। 1 सेकंड में 2 चक्कर, आवृत्ति 2। 1 सेकंड में 4 चक्कर, आवृत्ति 4। 1 सेकंड में 10 चक्कर, आवृत्ति 10। सीधी सी बात है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे फ्रीक्वेंसी ही तो दे रखी है ये 2, और अगर फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी है तो मुझे ए निकालना है। ए की फॉर्मूला क्या होता है, v² बटा r। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, r ω²।
इसको ऐसे लिख सकता हूं r इंटू 4π² f², और लिख देता हूं थोड़ा सा 4π² f² r, ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/t, 2π/t का मतलब 4π², इसको f², ठीक है सही है। और इसको मैं अगर लिख लूं तो a बराबर क्या होगा 4π² इंटू f² की बात करें तो f² की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो f² की वैल्यू दे रखी है 4, 2 का स्क्वायर 4, और r की बात करूं तो r की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब 25 डिवाइड बाय 4, सेंटीमीटर में है ना तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मर जाएगा, और ये मर जाएगा, तो वैल्यू कितनी निकलेगी 4π², इस तरीके से वैल्यू निकालें। तो mr ओमेगा स्क्वायर पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जब भी इन क्वेश्चंस को करें तो इन क्वेश्चन में जरूर इन चीज़ों पर ध्यान दें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंसेप्चुअल टाइप में भी बनते हैं। इन वेलोसिटी 2 में 45 रेशियो, अरे यार क्या क्वेश्चन पूछते हो बादल यार, चलो तो ये चीज़ निकल कर आती है। चलो आगे चलते हैं। तो वृत्तीय गति की जो पार्ट थे उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं, फिर भी आप क्वेश्चन बनाएं, और क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप में रात को 9 बजे के बाद देखता हूँ, 9 साढ़े 9, आज जैसे आज क्लास 9:30 बजे बाद होगी तो मैं करीब 10 बजे आपके व्हाट्सअप देखूंगा, तो 10 बजे जितने को रिप्लाई हो सकते हैं मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ रात को, ठीक है ना। तो 12th की फिजिक्स में मैं ही पढ़ा दूँ, अरे गाइज 12th की फिजिक्स पढ़ा दूंगा यार, पढ़ा दूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर्ट्ज में होती है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरे घरों में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आती है, 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल निकल जाती हैं। हिंदी में बोलो, हिंदी में ही है ये सब चीज़ें, हिंदी में, इंग्लिश तो मुझे ज़्यादा आती भी नहीं है यार, हिंदी में ही बोलता हूँ मैं यार ज़्यादातर चीज़ें। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा लिखा हूँ तो हिंदी कहाँ से जानूँ, वो इंग्लिश कहाँ से जानूँगा यार। चलो चलो बात करते हैं अगली चीज़, है ना। तो अगला जो पार्ट है हमारे टॉपिक का उसका नाम है रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन इसका मतलब होता है घूर्णन गति। एयर फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनडीए के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनडीए में इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, सिर्फ इसी के लिए है ना, ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा डाउट ले लेता हूँ एक सेकेंड। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2 45 और 60 और रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है V और T, क्वेश्चन निकल गया लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक क्वेश्चन है V, एक है C, एक है A, एक है B। क्या बोल रहा है, एक वस्तु बना रही है 45 डिग्री का एंगल, एक बना रही है 60 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन पूछा है कि उसका त्वरण ज्यादा होगा, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। बेटा एक्सीलरेशन कैसे बताएंगे, अगर आपको याद हो मैंने ग्राफ में कहा था, ग्राफ में ये लाइन क्या बताती है, इनका स्लोप बताता है एक्सीलरेशन। तो ए मतलब क्या बताएगा, ए मतलब स्लोप, यानी जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। और ढाल किसका ज्यादा होगा, अगर मैं बात करूं ढाल की किसकी बात करूं तो मुझे पता है ए बराबर क्या होगा, tan थीटा के बराबर। tan 45 एक वैल्यू है tan 45, एक वैल्यू है tan 60। tan 60 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी या tan 45 की, तो आप बोलेंगे tan 60 की। tan 60 की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन जो होगा वो b का ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन जो है वो a का ज्यादा होगा और एक्सीलरेशन जो है b का कम होगा। ऑब्वियस ही बात है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा, इसमें क्या चीज है, ठीक है। द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इन अ वर्टिकल मोशन रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट इज, द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इन अ वर्टिकल मोशन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, इसमें क्या वैल्यू बताते हैं, √5rg माइनस rg, वैल्यू लगा दो √5rg माइनस √rg। क्या दिक्कत है इसमें, तो है ना, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। √5rg होती है ना नीचे की तरफ वेलोसिटी, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन जल्दी बताओ यार, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, रोटेशनल मोशन एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कल आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जल्दी फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर बाकी हैं, ठीक है। चलो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बेटा मैं बता चुका हूँ, दारोक बेटा, दारोक जो नाम है उनका, बेटा मैं ये सब बता चुका हूँ कि एरिया वेलोसिटी टाइम का क्या बताता है, मैं बता चुका हूँ यार, डिस्प्लेसमेंट बताता है, विस्थापन बताता है, बता तो चुका हूँ यार। ये अच्छा है सर, टी पी लें, बहुत ठंडे चाय भी मैंने ठंडी पी है सर। क्वेश्चन ज़्यादा कराओ, कोई बुक नहीं है। हाँ क्वेश्चन ज़्यादा कराओ, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ सिलेबस थोड़ा सा इतना टेंशन मत लिया करो यार तुम लोग यार, कि नीरज सर को तुम लोग फ़ोन करके बोलते हो नहीं भैया, अरे चलने दो यार,
तुम्हारा भलाई कर रहे हैं यार, मैं क्या करूँगा यार, अपना नॉलेज लेके कहीं जाऊँगा थोड़ी ना। 40 न्यूटन, अच्छा ठीक है, 40 न्यूटन वाला क्वेश्चन। चालीस न्यूटन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं तो प्रॉब्लम नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। कैसे? 40 न्यूटन। एक ही बात है, फोर्स की वैल्यू तो बदल सकते हैं। तो जब एक्शन होगा तो रिएक्शन फोर्स पे होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना, रिएक्शन फोर्स पे होगा। एक्शन होगा तो प्रतिक्रिया बल भी होगा। इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? 40 न्यूटन। देखो भैया, रिएक्शन प्रतिक्रिया बल होता क्या है? प्रतिक्रिया बल फोर्स यानी एक्शन, क्रिया जहां होती है उसका विपरीत बल होता है। जब कोई वस्तु रखी होती है तो mg कहां लगता है? नीचे, और mg एक्शन है, क्रिया है, तो उसका प्रतिक्रिया बल क्या होगा? अपोजिट। यहां पर mg नीचे होता पर यह प्रतिक्रिया बल नहीं होगा। क्यों प्रतिक्रिया बल? इसलिए होगा क्योंकि वस्तु इसके हिसाब से फिसल रही है। बल कौन सा ज्यादा है? ये वाला, तो इसके लिए ये एक्शन होगा और ये प्रतिक्रिया बल होगा। अब अगर ये वस्तु नीचे फिसलेगी, तो अगर ये नीचे वस्तु फिसलेगी तो घर्षण बल कहां लगेगा? उल्टी की तरफ। ये बल कहां लगेगा? यहां की तरफ। और मुझे पता है F बराबर क्या होता है? म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? याद नहीं है मुझे, जो भी क्वेश्चन में लिखवाई थी। लेटर सपोज 0 दे रखी है। आर की वैल्यू तो क्या दे रखी है? 40। इसकी वैल्यू यूज करेंगे, इसकी वैल्यू निकलेगी 8 न्यूटन। सीधी सी बात है, नीचे की तरफ mg आएगा, बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई चीज नहीं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दो सर। पीडीएफ न्यूमेरिकल का, अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। पीडीएफ वाली ना बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी, संडे तक का समय दो, संडे को पूरा दिन बैठूंगा, कर दूंगा, ठीक है ना सिलेबस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो, प्रैक्टिस में दूंगा, न्यूमेरिकल बिल्कुल दूंगा। मुझे भी पता है कि न्यूमेरिकल्स देना बहुत जरूरी है ना, किसी भी किताब में न्यूमेरिकल्स सही लेवल के नहीं दे रखे, तो इन क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो। अगला रोटेशनल का पार्ट है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका थर्ड चैप्टर कल, वो सेकंड चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर था जिसको हमें करना था। अब हमारे पास चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। वर्क एनर्जी पावर 2 दिन में कंप्लीट होता है, ग्रेविटेशन 3-4 दिन में, अब सारे चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। आप जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन बनता है, बेटा जितेश सर का नहीं पढ़ता, बेटा आर्या ये नीरज सर से जरा डिस्कस करो। जितेश सर जो भी है आपको प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी नीरज सर से ही डिस्कस करो। ये नीरज सर यार एक्चुअली में देखते हैं ना, मैं अगर बोलूँगा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नीरज सर को ही डिस्कस करने दो, ठीक है। हमें कोई जल्दी, हाँ जल्दी होनी भी नहीं चाहिए यार। एग्जाम में जो भी पढ़ के जाओ, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ अपने फिजिक्स टीचर से। मेरे एक फिजिक्स टीचर थे, नहीं थे, एमटेक में एक टीचर हुआ करते थे, हमें पढ़ाते थे एक सब्जेक्ट जिसका नाम था मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन एक एमटेक में सब्जेक्ट हुआ था, आईआईटी रुड़की में पढ़ता था उस वक्त। तो वो टीचर ना मुझसे हमसे एक बात बोलते, हमेशा बोलते थे कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है यार, जितना आप पढ़ते हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब भी आप कहीं पर जाएं ना और आपसे बोले कि बेटा आपको क्या आता है, तो आप बोले कि भैया मुझे डायोड्स आता है, तो डायोड में कुछ भी पूछ लेना, A to Z आपको पता होना चाहिए यार। थोड़ा पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। तो चीज़ें ना, इन सब चीज़ों को समझते जाओ, है ना। फिजिक्स कंप्लीट करनी है, बिल्कुल यार, फिजिक्स आपकी बारी कंप्लीट करनी है, ठीक है सर। आपका बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, आप पढ़ते रहो यार। इट्स लाइक, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि टीचर सिर्फ टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता, उसको मोटिवेट, बच्चों को मोटिवेट करना भी होता है। टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता, एक मेंटोर होता है। और ज़िंदगी में, दुनिया में ना, ज़िंदगी में हमारे एक गुरु एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हमें सही रास्ते पर भी ले जा सकता है और सही रास्ते से भटका भी सकता है। तो मेरा काम है कि आप लोगों को एक सही रास्ते पर लेकर आऊँ, फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आए। ये कोई बात थोड़ी ना है कि मैं अपना सिलेबस करा दूँ और भाग जाऊँ यार। मैं चाहता हूँ कि सिलेबस आपको ढंग से तो आए। आप जब फिजिक्स पढ़े हैं तो मन तो लगे फिजिक्स पढ़ने में, मन ही नहीं लग रहा तो फिर क्या मतलब का यार। कोई थोड़ी ना सिर्फ 4 न्यूमेरिकल लगाने से फिजिक्स थोड़ी ना आ जाती है किसी को यार। हम आज भी पढ़ते हैं यार, हमने इतनी साल पढ़ाई की है यार। मैं 10 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूँ, आपको बताऊँ 10 साल हो गया, क्योंकि मैंने 2014 में अपना एमटेक किया था और 2012 में मैंने बीटेक किया था। 2008 में मैंने एडमिशन लिया था बीटेक में। जब मैं 2008 में एडमिशन लिया था तब मेरा पहले ईयर में सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को मैं पढ़ रहा हूँ 2008 से 2019 हो गई है यार, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। फिर मैं चीज़ों को तब भी बोलता हूँ कि टीचर ऐसे से, हमारे भी प्रोफेसर ऐसे मिल जाते हैं जो हमें 10 साल पढ़ने के बाद भी फंसा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, फिजिक्स पढ़ते रहो, बहुत चीज़ें हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बस कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। पार्टिकल ऑफ मास 0.6 सब्जेक्टेड टू फोर्स के इक्वल्स टू व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 27। ओके, ये तो क्वेश्चन तुमने बोल
वैल्यू के एक्स फोर्स पूछ लिया है, इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके, इस क्वेश्चन को तो करना पड़ेगा यार बादल, मुझे व्हाट्सअप करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा यार, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा, भेज दो मैं क्वेश्चन करता हूँ। नहीं सर सिलेबस का ठीक है, 12th का मैं ही पढ़ा दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट है? सिलेबस मैंने 15 जनवरी डेट दी है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इतना डेट तक खत्म करने की कोशिश करूँगा, है ना। अब सिलेबस थोड़ा कम कम है, डोंट वरी। अब आपने ग्वालियर में क्यों नहीं पढ़ाया? बेटा ग्वालियर में मैं पढ़ाया था, कौटिल्या IAS करके एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, कौटिल्या करके, कौटिल्या में मैंने पढ़ाया था, पर 4-5 महीने पढ़ाया था कौटिल्या में, है ना। वहाँ पर PSC वाले स्टूडेंट थे, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी। ग्वालियर में भी पढ़ाया मैंने, पर बहुत कम पढ़ाया है, क्योंकि मैं एक्चुअली में हम लोगों ने फ्यूचर डिसाइड कर ली ना, हम लोग हट नहीं सकते हैं अपने फ्यूचर से, हमें यही टीचिंग करना है तो टीचिंग ही करना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं और नहीं जा सकते थे, हम लोगों ने बहुत जगह, मैं इससे पहले प्रोफेसर था यार, मैं कॉलेज में पढ़ा कर आया हूँ B.Tech और M.Tech के स्टूडेंट्स को, तो यार काफ़ी टाइम गुजर गया अब तो, है ना, बहुत समय गुजर गया, चलो बहुत साल हो गए अब तो। चलो सिलेबस खत्म, इसलिए सिलेबस जल्दी खत्म करूँगा, मतलब 15 जनवरी पर सिलेबस, क्योंकि इसका प्रैक्टिस बैच आना है, और प्रैक्टिस बैच को भी हमें सॉल्व कर, तो उसका प्रैक्टिस बैच आना है ना ग्वालियर में। हाँ लगता नहीं है, ओके रविंद्र लगता नहीं है, बहुत साल हो गए भाई, लगता नहीं है क्या? चलो ठीक है, चलो भाई मिलते हैं ना, अब कल ही करते हैं यार, रात हो गई है, सब्जी भी लानी है यार, है ना, बीवी सुनाएगी बिना मतलब। चलो भाई मिलते हैं, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग, कल हमारी क्लास है, रोटेशनल मोशन करते हैं। चलो ठीक है, चलो चलो यार करते हैं, चलो थैंक यू भाई, गुड नाइट, मिलते हैं ना, अच्छा लगता है आप लोगों को देख के, चलो थैंक यू। हाँ भाई न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, डोंट वरी यार प्रीतम, मेरी जिम्मेदारी है यार तुम्हारा एग्जाम निकलवाना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं निकलवाऊंगा, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।